हाय वेब लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई नो बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं जहाँ मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है और साथ ही साथ कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया था, कोई आप लोगों को किसी भी तरीके से मैंने इत्तला नहीं किया था कि मैं लीव्स लूँगी। वैसे तो ये कोई प्लान नहीं था, एक्चुअल में वेदर चेंज की वजह से फिर से मुझे कोल्ड कफ हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे फिर से अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए वीडियोस को बीच में ही रोकना पड़ा। इसलिए मैंने आज तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। इसके अलावा मैं इस एफएफ को यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, यहाँ पे नहीं, मतलब हो सकता है एक आध और इसके एपिसोड्स बने। उसके बाद मैं बहुत लंबी छुट्टी लेने वाली हूँ क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और वो काम बहुत अच्छा होने वाला है, गुड न्यूज़ के साथ होने वाला है। तो होप आप लोगों को मैं वो भी बताऊंगी जब मैं अपना न्यू एफएफ स्टार्ट करूंगी, तो तब मैं वो भी बताऊंगी। और अगर बीच में मैं छुट्टियां लेती हूँ लंबी, तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल रही हूँ। तो चलिए कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी फाइनली मिल चुके थे, उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर कर ली थी और साथ ही साथ जैन चेंग भी आज अपने भाई से लगभग 12 साल के बाद मिल ही लिया था। यहाँ पे जैन चेंग ने डिसाइड किया था कि वो विंग को अपने घर लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे विंग कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था उस घर में वापस जाने के लिए। और ऑफकोर्स सी बात थी, उसको ऐसी हिचकिचाहट होना भी एक नॉर्मल सी बात थी। वहाँ पे उसने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को एक नरक बनते हुए देखा था। भले ही अभी तक की उसकी लाइफ बहुत अच्छी भी नहीं थी और उसके बाद की लाइफ भी और भी ज़्यादा मैसरेबल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग उसी घर से हुई थी। हालांकि उसका रीज़न वो अच्छे से जानता है कि उसका क्या रीज़न है, जो रीज़न कोई और नहीं जानता वो जानता है। लेकिन फिर भी वो ना ही मैडम यू को दोष दे पा रहा है, ना ही अपने आप के साथ ये सब कुछ होता हुआ वो देख पाया था। इसलिए उसने जब वेंचाओ के साथ डाइवोर्स लिया था, उसने कभी भी हिम्मत नहीं की वापस उस घर में जाने की। विंग कहीं ना कहीं उस घर में वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इस चीज़ को कहीं ना कहीं जैन चेंग और लानवांग जी वो दोनों ही समझ चुके थे। लानवांग जी भी विंग के इस बात से पूरी तरीके से एग्री था कि विंग उस घर में नहीं जाएगा, लेकिन जैन चेंग अपने भाई को एक बार ही सही लेकिन उस घर में लेके जाना चाहता था और एटलीस्ट तब तक तो उसको वहाँ पे रखना चाहता था जब तक लानवांग जी और विंग दोनों ही एक प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आ जाते, या यही कहो कि वो दोनों शादी नहीं कर लेते। अब जान लेते हैं थोड़ा सा जैन चेंग के बारे में। जैन चेंग वैसे तो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसने बहुत सारी कोशिश भी की थी कि वो अपने भाई को ढूंढ ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि वो 2 साल पहले से ही वेसांग के साथ रिलेशनशिप में है और अब वो दोनों ही बॉयफ्रेंड्स हैं और बहुत जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने खुद से सोचा है। अभी तक उनकी फैमिली में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे धीरे धीरे वेसांग को पता चलता है कि विंग, जो कि लानवांग जी जिसके लिए इतना डिस्परेट है, उससे मिलने के लिए इतना तड़प रहा है, वो कोई और नहीं जैन चेंग का ही भाई है। और इसी के लिए एक और रीज़न वेसांग को मिल चुका था कि वो विंग को किसी भी हालत में ढूंढे। हालांकि इधर जैन चेंग भी पूरी कोशिश कर रहा था ढूंढने की, लेकिन हाँ, ये सब कुछ वो अपने माँ से भी छिपाना चाहता था, क्योंकि अगर एक बार मैडम यू को पता चल जाता कि जैन चेंग फिर से विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो अब कौन सी बात है, यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती और वो दोबारा से अपनी फैमिली में किचकिच होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो भी सीक्रेटली उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्टली विंग को ढूंढने में सिर्फ सक्सेस मिल पाई तो वो सिर्फ वेसांग को थी, और वेसांग ने ही विंग को ढूंढा था। और आज जब विंग खुद ब खुद लानवांग जी के ऑफिस में आया था, तो उसने यानी कि वेसांग ने ही जैन चेंग को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो उसके भाई से भी मिल ले। और इस तरीके से जैन चेंग को भी फाइनली उसका भाई मिल ही चुका था। जैन चेंग फिर भी कोशिश किए जा रहा था कि वो विंग को एक बार तो उस घर में वापस लेके जाए। भले ही मैडम यू को, मतलब मैडम यू का क्या रिएक्शन होगा वो अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से तैयार था इस चीज़ के लिए कि वो अपनी माँ से अपने भाई को बचा सकता है। यहाँ पे 1000 बार बोलने के बावजूद भी विंग कहीं ना कहीं इस चीज़ से डर रहा था उस घर में जाने के लिए। हालांकि वो पहले ही मान चुका था कि ठीक है वो उस घर में जाएगा, लेकिन हाँ वहाँ पे रहेगा या नहीं वो नहीं जानता था।
लेकिन फाइनली पूरी तरीके से वो अपना मन बना चुका था कि ठीक है, वो एक बार तो उस घर में जा ही सकता है, भले ही मैडम यू के लिए ना सही, लेकिन अपने भाई के लिए और अपने अंकल के लिए तो वहाँ पे जा ही सकता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि ठीक है, वो उसके साथ ज़रूर जाएगा। लेकिन उससे पहले वो लान वांग जी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, या ये कहूँ कि एक छोटा सा ही सही, एक छोटी सी डेट वो उसके साथ स्पेंड करना चाहता था। क्योंकि उसने और लान वांग जी ने भले ही बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया हो तब जब वो 2 साल पहले मिले थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में लगभग 12 साल का ये जो गैप आया था ना, उसके लिए वो एक छोटी सी डेट चाहता था, जहाँ पे भले ही उसको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए थी। यहाँ पे घूमना फिरना, बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल्स में जाना, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी। वो बस शांति से उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लाइक उसके आर्म्स में रहना चाहता था, या फिर उसको फील करना चाहता था। बस इतना ही चाहता था। उसके अलावा उसके लिए डेट के कोई बहुत बड़े मायने नहीं थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात से एग्री करते हुए जेन चेंग ने विंग को सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया था, और उस 1 हफ्ते के बाद उसने विंग को उसके घर ले जाने की बात की थी। और विंग ने भी इस बात पे पूरी तरीके से एग्री किया कि ठीक है, 1 हफ्ते के बाद वो उसके साथ चलेगा तो सही, लेकिन वहाँ पे जाके वो रहेगा या नहीं, ये वो वहीं पे जाके डिसाइड करेगा। और रही बात उसके बच्चों की, तो तब तक वो उसके बच्चों को लान वांग जी के पास छोड़ के जाएगा, जब तक वो कि वहाँ से वापस नहीं आता। और वहाँ से आने के बावजूद ही वो डिसाइड कर पाएगा कि वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहना चाहेगा, या फिर से ही वापस अपनी इसी दुनिया में रहना चाहेगा। जैन चेंग वहाँ से जा चुका था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि वो भी उससे काफ़ी टाइम के बाद मिल रहा था। और इधर लान वांग जी और विंग, वे लोग डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें अपनी डेट्स कैसे बनानी है। इसी के साथ वो लोग अपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इस 1 हफ्ते में लान वांग जी और विंग ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ही, आई मीन अपने अपने आप में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी। इवन लान वांग जी ने एक बार भी ये नहीं पूछा था कि क्या वो उसके बेबी को भी उसके साथ लेके आया है। यानी कि हाँ, उसने वोजी को देखा ज़रूर था, उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया था, लेकिन फिर भी उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विंग के साथ टाइम स्पेंड करना। क्योंकि विंग उसको सच में बहुत टाइम के बाद मिल रहा था, और ये 12 साल उसके लिए बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक बात रही बोजी की, उसे पता था कि विंग ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है, बहुत अच्छे से उसकी देख रेख की है। और जहाँ तक बात रही, उससे दिन में एक बार तो वैसे भी मिल ही लेता है। और रही बात आने वाले टाइम की, तो लाइफ टाइम वोजी को उसी के साथ रहना है। लेकिन ये अभी उनके लिए क्वालिटी टाइम है, और उसको स्पॉइल करने के लिए वो ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। ये 1 हफ्ता भी निकल चुका था, और उन लोगों ने अपने टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और फाइनली आज जैन चेंग पहुंच चुका था विंग के घर में, विंग को उसके घर लेके जाने के लिए। और दूसरी तरफ वो अपने घर में भी इत्तला करके आया था कि आज वो विंग को लेके आने वाला है। इस बात के लिए मैडम यू ने उसे मना तो किया था, लेकिन फिर भी जैन चेंग ने एक ज़िद्दी इंसान की तरह अपनी माँ को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर वो इस घर में वापस आएगा तो सिर्फ विंग के साथ नहीं आएगा, सॉरी विंग को लेके नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। और अगर इस घर में विंग के रहने की जगह नहीं है, तो वो भी इस घर में रहना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि वो जैन चेंग को मना नहीं कर सकती थी, वो जैन चेंग को मना कर सकती थी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो भी विंग को इतने सालों से देखने की एक इच्छा तो अपने मन में दबा के रखी हुई थी। वो भी चाहती थी कि वो विंग को अपने सामने देखे। भले ही विंग की कंडीशन कैसी है, कहीं ना कहीं वो पहले से ही जानती थी, हर एक चीज़ वो पहले से ही जानती थी। लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि एक बार ही सही वो विंग को अपने सामने देखना चाहती थी, उसकी मिजरेबल लाइफ को वो फिर से देखना चाहती थी। दूसरी तरफ जैन चेंग को लग रहा था कि शायद उसने ये सब कुछ बोल के कहीं ना कहीं अपनी माँ के अंदर एक प्रेशर बनाया है कि अगर उसकी मतलब विंग को वो घर में नहीं आने देगी तो वो भी घर में नहीं आएगा। और अपने बेटे की वजह से वो इस वक्त चुप बैठी हुई है। यहाँ पे लगभग सुबह से शाम हो चुकी थी, और फाइनली जैन चेंग विंग को लेके घर के अंदर पहुंच चुका था। घर के अंदर आते ही विंग ने डायरेक्ट जैन फेंगमियन को देखा, और उन्हें देखते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और दौड़ते हुए उनके पास गया और उनसे बहुत टाइटली हग करते हुए उनके गले से लग गया। मानो इतने सालों से न जाने कैसे उससे खुद को कंट्रोल करके रखा था। ये चीज़ें विंग को भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ, आज वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहता था। वो बहुत देर तक
जैन फेंगमियान को अपने गले से लगा के रखा और इसी के साथ उसके आंखों में भी कहीं ना कहीं नमी आ चुकी थी। जैन चैंग विंग की तरफ पढ़ते हुए उसको अपने फादर से थोड़ा सा अलग किया और उसके बाद उसने अपनी माँ की तरफ इशारा किया, जैसे कि वो इशारों में ही विंग से ये बोलना चाहता हो कि तुम मेरी माँ से भी मिल सकते हो। विंग ने भी अपने कदमों को धीरे धीरे मैडम यू की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मैडम यू जो कि अभी तक काउच पे बैठी हुई थी वो अपनी ही जगह पे खड़ी हो गई और जैसे ही विंग उनके पास पहुंचने वाला था उसने 2 कदम पीछे किया अपने आप को और अपने आप को फिर से विंग से दूर कर दिया। यहाँ पे ये एक्शन विंग को बहुत अजीब सा लगा। भले ही उसे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन हाँ उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों के बाद अगर वो मैडम यू से मिलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अलग चेंजेस मैडम यू के अंदर आए होंगे। लेकिन हाँ फिर से आज उसने वही मैडम यू को देखा था जिसे वो कई साल पहले देखा करता था। लेकिन हाँ आज भी उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे। मैडम यू जैसे ही अपनी जगह से पीछे गई थी वैसे ही जैन फेंगमियान चिल्लाते हुए मैडम यू की तरफ बढ़ते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या इतने सालों के बाद भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ? क्या आज भी तुम उस बच्चे को अपने गले से नहीं लगा सकती? क्या एक बार तुम उसे प्यार से नहीं देख सकती? यहाँ पे जैसे ही जैन फेंगमियान अपना बोलना ख़त्म करते हैं वैसे ही फिर से जैन चैंग बोलना स्टार्ट करता है और वो भी अपनी माँ से सेम चीज़ बोलता है कि हाँ अगर आप एक बार विंग को गले से लगा लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आप कोई छोटी नहीं हो जाएंगी। अपने गुस्से को शांत करना सीख लीजिए मॉम, प्लीज़ एक बार कुछ तो सोचिए इसके बारे में। ये आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप इससे पीछा छुड़ा रही हैं। यहाँ पे जैन फेंगमियान का बोलना कहीं ना कहीं मैडम यू सहन कर चुकी थी, लेकिन जैन चैंग का सेम वही चीज़ बोलना कि अपने गुस्से को छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैडम यू पता नहीं क्यों और कैसे जो चीज़ अभी तक उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी थी फाइनली आज उस चीज़ के लिए वो बस्ट आउट हो चुकी थी और फाइनली वो जैन फेंगमियान और जैन चैंग दोनों पे ही भड़कते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? मुझे गुस्सा छोड़ देना चाहिए। सही कहा तुमने, मुझे गुस्सा छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कितनी चीज़ों के लिए गुस्सा छोड़ूं? मैडम यू जैन फेंगमियान की तरफ बढ़ते हुए उनसे उसका और अपना रिश्ता पूछती है तो जैन फेंगमियान एक कंफ्यूज्ड वे में उन्हें आंसर करते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स हम लोग मैरिड कपल हैं। यहाँ पे मैडम जो फाइनली अब सोच चुकी थी कि अभी तक जो उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा है उसे अब तो वो नहीं दबाने वाली। वो फिर जैन चैंग की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, क्या तुमने सुना? तुम्हारे डैड ने अभी क्या बोला? इन्होंने बोला हम मैरिड कपल हैं। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। नहीं स्टोरी नहीं, मैं तुम्हें रीजंस गिनाती हूँ कि आखिरकार मुझे इतना गुस्सा क्यों है। मुझे मेरा गुस्सा छोड़ना चाहिए ना, तो बताओ मुझे कितने चीज़ों के लिए अपना गुस्सा छोड़ना चाहिए। सबसे पहले मुझे गुस्सा छोड़ना चाहिए इस बात के लिए कि तुम्हारे डैड के साथ शादी होने के बावजूद भी मेरी पहली बच्ची की मैं सरोगेटी मदर हूँ। क्यों? बहुत झटका लगा ना तुम्हें जान के? तो मैं तुम्हें आज सच बताती हूँ कि तुम्हारी बहन यानी कि जैन यांग ली जो कि इस वक्त मैरिड है जिन फैमिली में, मैं उसकी सरोगेटी मदर हूँ। उसकी अपने बाप की, जो इंसान उसका बाप बना फिरता है उसकी औलाद की मैं सरोगेटी मदर थी। क्या तुम्हें जान के कुछ अजीब नहीं लगता कि मैंने ये तकलीफ़ कैसे झेली होगी? इस इंसान ने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के पद को लेने के लिए, इस कंपनी में सीईओ बनने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके डैड इसे कब अपनी फैमिली से निकाल चुके होते। उसके बावजूद शादी के बाद इन पे बच्चे का प्रेशर आया और इन्होंने मुझे अपने बच्चे का सरोगेटिव मदर बनाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए? चलो छोड़ो, इस गुस्से को मैं छोड़ देती हूँ, इसके लिए मैं अपना गुस्सा छोड़ देती हूँ। मैं अगली बात पे आती हूँ। बात आती है तुम्हारे टाइम पे जो कुछ भी हुआ था वो इनकी ड्रंक स्टेज में हुआ था। मैं प्यार करती थी इसलिए मैंने ये सब कुछ बेर किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ और भी ज़्यादा बिगड़ गया जब मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी और मुझे पता चलता है कि मेरे पति तो किसी और को प्रेग्नेंट करके बैठे हुए हैं। जैसे ही मैडम यू ने ये सेंटेंस बोला था जैन चैंग और जैन फेंगमियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। जहाँ पे जैन चैंग ये सुन के शॉक्ड हो चुका था कि क्या उसके फादर के कहीं और भी रिलेशंस थे, तो वहीं जैन फेंगमियान ये सोच के शॉक्ड हो चुके थे कि क्या मैडम यू सब कुछ जानती है। तो यहाँ पे मैडम यू फिर जैन फेंगमियान की तरफ टर्न होते हुए उनको बताती है,
हाँ, तुम सही सोच रहे हो। मुझे सब कुछ पता है, मुझे तब से पता है जब से ये सब कुछ हुआ था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वाइफ होने के नाते मुझे हर एक चीज़ पता होना चाहिए था? तो मैंने हर एक चीज़ पता रखी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने वो डीएनए रिपोर्ट फाड़ दी तो इसका मतलब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा? तुम्हें क्या लगता है, तुमने बस इतनी ही गलतियाँ की हैं? तुम्हारी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ है जैन फेंगमियान। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन तुम फिर भी आज इतने इतने गर्व के साथ चलते हो? कैसे कर लेते हो ये सब कुछ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक ऐसे परिवार को बर्बाद किया है जो कि अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा था? यहाँ से हम लोग चलते हैं एक फ्लैशबैक में, जो कि लगभग 26 साल पुराना है। यानी कि तब का टाइम जब जैन चेंग मैडम यू के पेट में था। मैडम यू जैन चेंग के साथ प्रेग्नेंट थी। तो तब से हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है तब जब जैन फेंगमियान अपने ही फादर की पोजीशन को संभाल रहे थे अपनी कंपनी में, यानी कि एक सीईओ की पोजीशन को। यहाँ पे मैडम यू हमेशा ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि जैन फेंगमियान उससे कभी भी मतलब वो दर्जा दे ही नहीं पाया जो कि एक वाइफ का होता था। शादी के बाद कुछ टाइम के बाद जैन फेंगमियान की फैमिली उन्हें प्रेशराइज करने लगी बेबी के लिए, और यहाँ पे उन्होंने बात की अपनी वाइफ यानी कि मैडम यू से कि क्या वो उसकी सेलिब्रिटी मदर बन सकती हैं। मैडम यू के लिए भी ये शादी कोई लव मैरिज नहीं थी, उनके फैमिलीज ने ही ये शादी अरेंज की थी। और यहाँ पे शादी के बाद वो जैन फेंगमियान को पसंद करने लगी थी। लेकिन हाँ, जैन फेंगमियान का जो रवैया था वो कभी भी मैडम यू की तरफ अट्रैक्टिव नहीं था, या फिर ये कहो कि जैन फेंगमियान कभी भी उनको वो ओहदा दे ही नहीं पाए जो कि एक वाइफ का होता है। लेकिन यहाँ पे बात फिर भी आती है अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैडम यू एग्री कर जाती हैं कि ठीक है, वो उसकी सरोगेटिव मदर बन सकती हैं। आई मीन उसके बेबी की सरोगेटिव मदर बन सकती हैं। यहाँ पे जब जैन यांगली 2 साल की थी तो तब जाके जैन फेंगमियान एक दिन ड्रंक हालत में घर पहुंचे थे, और उसी दिन ये सब कुछ हुआ था, जो कि उसके बाद जैन चेंग को मैडम यू ने कंसीव किया था। लेकिन तब सारी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, जबकि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और अपने हस्बैंड को अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने के लिए वो उसके ऑफिस पहुंची थी। लेकिन यहाँ पे आके वो देखती हैं कि जैन फेंगमियान बहुत तेज़ी के साथ, या ये कहो कि बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे, जो कि वो फाइल्स देने आई थी। लेकिन यहाँ पे जैन फेंगमियान को ये पता ही नहीं था कि मैडम यू आ रही हैं। और मैडम यू ने आज जैन फेंगमियान को जितनी जल्दी में कहीं जाते हुए देखा था, उसके बाद उसने ऑफिस में पता किया था कि क्या उनकी कोई मीटिंग्स हैं जो कि वो इतनी जल्दी में जा रहे हैं। लेकिन इस बात की वजह से उनका सेक्रेटरी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि अचानक ना ही कोई काम है, ना ही कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो सर इतनी जल्दी इतनी हरी में कहाँ जा रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं मैडम यू को बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी। मैडम यू ने जैन फेंगमियान का उसी स्थिति में उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और फाइनली उन्हें वो मिले तो एक ऐसे पार्क में जहाँ पे वो एक औरत के साथ खड़े थे। वो औरत अपने फेस पे बहुत सारे आंसुओं को लिए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसको ऐसी चीज़ रियलाइज़ हुई है कि उसने न जाने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके जब मैडम यू ने सुना था तो वो जैन फेंगमियान को कोस रही थी, क्योंकि जैन फेंगमियान और वो दोनों ही कॉलेज के फ्रेंड थे, और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी जो कि उनके ही ड्रंक स्टेज में हुई थी। लेकिन यहाँ पे जैन फेंगमियान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जो कुछ भी हुआ था वो उनके बीच के प्यार की वजह से हुआ था, जबकि वो औरत क्लियरली उसे बताए जा रही थी कि उसने कभी भी जैन फेंगमियान को प्यार नहीं किया। हाँ, वो अपनी गलती मानती है कि उस रात उसने अपनी हस्बैंड की जगह उसको समझ लिया और वो सब कुछ हो गया। लेकिन हाँ, आज वो और भी ज़्यादा पछतात रही है जब उसके हाथ में उसकी प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी। वो खुद एक डॉक्टर थी, और उसको देखने के बाद उससे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पे जैन फेंगमियान ने उसे सजेस्ट कर दिया कि अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं इस बेबी को एक्सेप्ट करूँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने हस्बैंड से कह सकते हो कि ये उसका है। तो यहाँ पे वो औरत उन रिपोर्ट्स को जैन फेंगमियान के मुंह पे मारते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड कभी भी इस लायक थे ही नहीं कि मैं उनके साथ कोई भी फैमिली प्लानिंग कर सकूं। हालांकि ये बात उन्हें कभी पता नहीं थी, लेकिन फिर भी
उनमें कमी है और वो कभी भी किसी भी बच्चे के पिता नहीं बन सकते। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें इतना बड़ा धोखा दूँ, किसी और के बच्चे को मैं उनके माथे मार दूँ, ये कह के कि वो उनका बच्चा है। अगर बाय एनी चांस कभी उन्हें ये पता चलता है कि जिस बच्चे को वो अपना समझ के पाल रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, या फिर जिस बच्चे को इतना प्यार लुटा रहे हैं वो उनका है ही नहीं, तो तुमने सोचा है उनके साथ क्या होगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा। जैन फेंगमियान उस औरत को फिर से बोलता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट करे तो मुझे एक्सेप्ट करने दो। यहाँ पे वो औरत जैन फेंगमियान के मुंह में बहुत ज़ोरदार से तमाचा मारते हुए उसे बताती है कि तुम किस तरीके के इंसान हो कि तुम अपनी फैमिली होते हुए भी, पहली बात तो तुमने मुझे छूना नहीं चाहिए था। माना हम उस वक्त ड्रंक स्टेज में थे, लेकिन फिर भी अगर बाय एनी चांस ऐसा कुछ हो भी गया है तो भी मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम मुझसे एकदम दूर रहो। आज तक मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके साथ मेरी शादी हुई है मैं उसी से प्यार करती थी और करती हूँ। ये मेरी गलती है कि मैंने उसके अलावा किसी और के साथ फिजिकली अटैच्ड हुई हूँ, लेकिन फिर भी प्यार मेरा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि आज के बाद ना मेरी लाइफ में आना और ना ही मेरी फैमिली की लाइफ में आना। हमको हमारी लाइफ शांति से जीने दो। ऐसा कहते हुए उन रिपोर्ट्स को जैन फेंगमियान को पकड़ाते हुए वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन मैडम यू के लिए ये दिन तो सबसे ज़्यादा भयानक था, जहाँ पे उसका हस्बैंड उसे उसकी वाइफ होने का ही अधिकार नहीं दे रहा था, इवन उसको छूने का। मतलब इस वक्त जिस बच्चे से वो प्रेग्नेंट थी वो भी उसकी गलती उसको बता रहा था कि वो सब कुछ गलती से हो गया था। लेकिन हाँ, बेबी आ चुका था और उसे अवॉइड करना कोई रीज़न उसके पास नहीं था, इसलिए उसकी प्रेगनेंसी कैरी ऑन हुई थी। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन कुछ और होती तो शायद जैन फेंगमियान अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले ही छोड़ चुके होते। मैडम यू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी स्थिति आखिरकार ऐसी क्यों है। क्या उसने किसी के साथ ज़बरदस्ती की थी शादी करने के लिए? क्या उसने कभी जैन फेंगमियान को रिझाने की कोशिश की, कभी उसे सेड्यूस करने की कोशिश की? नहीं ना, तो क्यों उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? मैडम यू ने एक चीज़ तो आज ठान ली थी कि जैन फेंगमियान ने जो उसके साथ किया है उसका बदला तो वो लेके रहेगी। वो वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ जैन फेंगमियान थे जो कि ये सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने गुस्से में आके उस रिपोर्ट्स को ही फाड़ दिया था, जो कि यहाँ पे अभी उसके हाथ में वो लेडी पकड़ा के गई थी, वो जो रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी, जैन फेंगमियान ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। लेकिन अगले ही पल जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया है, तो उन टुकड़ों को ही अपने पॉकेट में उन्होंने फिर से समेट के रख लिया, क्योंकि ये उनकी बेबी की निशानी थी। और घर जाके उनको बहुत अच्छे से संभाल भी दिया था। मैडम यू को भी वो जगह पता थी कि वो जगह कौन सी है, इसलिए उस रिपोर्ट को उसने बहुत बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उसने रीअरेंज किया। और तब जाके उससे जो पेशेंट था उसका नाम पता चला था, वो कि कोई और नहीं, कांगसे सेरन थी। कांगसे सेरन का जब नाम पता चला उसके बाद से ही मैडम यू ने सब कुछ पता करवाना शुरू किया। क्या है, किधर है, कैसे रहती है, किसके साथ रहती है और उसके हस्बैंड के साथ उसके क्या रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे मैडम यू को पता चलता है कि उसके हस्बैंड के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। इवन जैन फेंगमियान के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक गलती थी, एक ऐसी गलती जो कि एक ऐसी स्थिति में हुई थी जहाँ पे वो दोनों ही अपने होश में नहीं थे। लेकिन मैडम यू की नज़र में अब सिर्फ और सिर्फ गुनहगार था तो जैन फेंगमियान को टोटली बर्बाद करने का उन्होंने पूरा मन बना लिया था। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने टेक ओवर की अपने फादर की कंपनी, यानी कि जो कि अभी वो चला रही थी और उसी में मेहनत करने की सोची थी। लेकिन धीरे धीरे उसने जैन फेंगमियान की कंपनी को भी अपने नाम पे करना स्टार्ट किया, उसके शेयर्स को भी खरीदना स्टार्ट किया। और फाइनली जैन फेंगमियान सिर्फ नाम के सीईओ रह चुके थे, लेकिन उस कंपनी के पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो मैडम यू के हाथ में था। यहाँ से शुरू हुआ मैडम यू का अपने अलग ही तरीके का बदला। यहाँ पर से वो शुरू कर चुकी थी जैन फेंगमियान से एक रूड बिहेव। इवन जैन फेंगमियान को अब वो अपने हस्बैंड की तरह तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 महीना निकला ही था कि उन्हें लीवर पेन होना शुरू हो चुका था, यानी कि जैन चेंग अपने 7th मंथ में ही जन्म ले चुका था। वो एक प्रीमेच्योर बेबी था जिसको
सरवाइव करने के लिए भी लगभग 1 महीना पूरा का पूरा बेबी आईसीयू में रखा गया था, तब जाके कहीं जैन चैंग की हालत सुधरी थी। ये सारा सब कुछ जो कुछ भी हुआ था और जो सब कुछ भी मैडम यू ने करना स्टार्ट किया था, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाला था। इसलिए उसने अपने प्रेगनेंसी पे इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी बड़ी गड़बड़ कर चुकी है। इसलिए वो 7th मंथ में ही एक बेबी को जन्म दे चुकी थी। दूसरी तरफ जो दूसरी औरत थी वो अभी 4th मंथ प्रेग्नेंट थी और बहुत जल्दी ही वो भी किसी बेबी को जन्म देने वाली थी। यहाँ पर सब कुछ बहुत नॉर्मली चल रहा था, लेकिन फिर भी 5 महीने के बाद मैडम यू को पता चलता है कि कांगसी सरन ने एक बेबी को जन्म दिया है, लेकिन वो इन महीनों में इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें वो अपने अंदर सोची जा रही थी कि उन्होंने भी अपनी प्रेगनेंसी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भले ही यहाँ पे उन्होंने भी झूठ बोला था अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड की जो रिपोर्ट्स थी वो भी पूरी तरीके से उनसे हाइड रखी हुई थी और उससे यही बताया था कि जो बेबी है वो उसी का है। लेकिन फिर भी वो सच जानती थी और सच छुपाने का ये जो तकलीफ़ थी ना, उसे वो झेल नहीं पा रही थी। और बेबी को जन्म देने के 2 दिन के बाद ही वो भी जा चुकी थी इस दुनिया को छोड़ के। यानी कि अब वो सिर्फ 2 दिन का बच्चा, जो कि अब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के हवाले पे था और उन्हीं के भरोसे पे पूरी की पूरी ज़िंदगी उसे जीनी थी। यहाँ पर से जैन फेंगमियान और मैडम यू की रिश्ते तो पहले ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में थे। अब तो उनके रिश्ते में कोई किसी भी तरीके की कोई होप्स ही नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे निकलते हुए वक्त के साथ लगभग 5 साल निकल चुके थे। जैन चैंग 6 साल का हो चुका था और कांगसी सेरेंग के द्वारा दिए गए जन्म मतलब जिस बच्चे को जन्म दिया गया था वो बच्चा भी अभी 5 साल का हो चुका था। स्कूल से लौटते वक्त एक दिन उसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हाँ उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से उसके फादर ने सोचा था कि वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे अपने ही बेटे को, लेकिन उनका ब्लड मैच ही नहीं हुआ। इसके बाद ये चीज़ें काफ़ी ना कहीं वी जियांगसे के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि आखिरकार उसके बेटे के साथ उसका कैसे ब्लड मैच नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कभी इन केस ऐसा हो जाता है। लेकिन तभी जाके जैन फेंगमियान फिर से अपेयर होते हैं अपने ही बेटे को बचाने के लिए, और उन्होंने ही अपने बेटे को खून दिया था। इस बात की वजह से वी जियांगसे कहीं ना कहीं एक डाउट में आ चुका था कि मैं, जो कि उसका ही पिता है, उसका खून उससे मैच नहीं हुआ, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया, तो ये कैसे कर गया। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी जियांगसे ने पहली बार अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बेटे और अपने डीएनए रिपोर्ट उन्होंने मैच करवाने की सोची, अपने डीएनए को मैच करवाने का सोचा था, और यहाँ पे उन दोनों का डीएनए कहीं से भी कहीं तक कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद फाइनली वो श्योर हो चुके थे कि ये बेबी उनका नहीं है। इसके बाद से वो अपने वाइफ से नफ़रत करने लगे थे, ये सोच के कि उनकी वाइफ ने उन्हें धोखा दिया था। भले ही जैन फेंगमियान ने ये नहीं बताया था कि विंग उनका बेबी है, लेकिन हाँ वी जियांगसे समझ चुका था कि शायद यही उसका बेबी होगा। बेबी का यहाँ पे कोई कसूर नहीं था, इसलिए वी जियांगसे ने सोचा था कि वो उसको वैसे ही जैसे अभी तक पालते आए हैं वैसे ही पालेंगे। लेकिन शायद भगवान जी को ये भी मंजूर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा टेंशन अभी अभी उनके दिमाग में आया था, जिसकी वजह से उन्हें भी हार्ट अटैक आ चुका था और वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। अपने 5 साल के बच्चे को छोड़ के किसके हवाले, ये तो वो नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे वो ज़रूर जानता था जिसका वो बच्चा था, यानी कि जैन फेंगमियान अच्छे से जानता था कि उसको अब उस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैन फेंगमियान तो खैर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही लेगा, लेकिन हाँ अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो हमें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।